अगर विश्व युद्ध नहीं भी हुआ तो 2030 तक इंसान ही इंसान को मारकर खा जाएगा। जिस तरह की जनरेशन ऊपर उठ रही है उसके अंदर गुस्सा बहुत है। आप देखो प्रेजेंट जो जनरेशन है उसके अंदर क्रोध बहुत है, अधैर्य, क्रोध, सेंसलेसनेस। सड़क पे एक बॉडी गिरी है, तड़प रही है, वो वीडियो बना रहा है। कितना सेंसलेस आदमी होगा जो किसी घायल व्यक्ति का वीडियो बना रहा हो। तुम समझ सकते हो उसकी साइकोलॉजी। कितना सेंसलेस आदमी होगा, कितना सेंसलेस। एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, वो सड़क पे गिरा है, तड़प रहा है। मैं सहारनपुर गया था, सहारनपुर से लौट रहा था रात में, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे। तो सहारनपुर से लौटते वक्त रास्ते में एक आदमी सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। मतलब फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर पे एक आदमी गिरा हुआ था किनारे, उसकी बाइक इधर पड़ी हुई थी, वो उधर पड़ा हुआ। तो मेरी नजर पड़ी तो मैंने कहा गाड़ी रोको। तो लोगों ने कहा कि भाई गाड़ी मत रोकिए सर, ये सब उल्टी सीधी कर रहे हैं। मैंने कहा गाड़ी रोक, हमसे कौन बदमाशी करेगा। तुमको किसने नहीं लूटा? तुमको शक ने आके लूटा, कुशाणों ने आके लूटा, हूणों ने आके लूटा। महमूद गजनी 1008 वह हिंद का युद्ध नागरकोट के मंदिर को लूटता है, थानेश्वर के मंदिर को लूटता है, मथुरा के मंदिर को लूटता है, सोमनाथ के मंदिर को लूटता है। और तुम 25 साल तुमको लूटता रहा, मारता रहा, पीटता रहा, झपड़ियाता रहा। और तुम बाबूजी, और तुम आज इतिहास में क्या पढ़ते हो? तुम ये नहीं पढ़ते कि हम बटे थे, हम कमजोर थे, इसलिए हम लूटे गए, हमें एक होकर रहना है। नहीं, तुम कहते हो मुसलमान था भाई साहब, भाई साहब मुसलमान था, भाई साहब मुसलमान था, भाई साहब इसलिए लूट रहा था। भाई साहब कोई मुसलमान नहीं था, बदतमीज था, लुटेरा। मुसलमान तो मोहम्मद साहब थे, उमर बिन खत्ताब थे, हजरत अली थे, ये लोग मुसलमान थे। महमूद गजनी कब का मुसलमान हो गया? वो चोर था एक नंबर का, पागल होके मरा गजनी की सड़कों पे। कभी कभी मैं सोचता हूं भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, राजगुरु अगर कहीं सौभाग्य से वो ऊपर से देखते होंगे तो रोते होंगे, माथा पीटते होंगे। और गांधी की तो गर्दन पकड़ ली हो गई जाके कि तुम हमको मना काहे नहीं किया कि आजादी की लड़ाई नहीं लड़नी। इनको दी आजादी हमने, इनको। भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये सब जाके गांधी की धोती पकड़ लिए होंगे कि तुम काहे हमको नहीं समझाए कि आजादी के लिए नहीं लड़ना है, और तुम काहे बीच बीच में आजादी की बात करते रहे। तुमको किसी ने नहीं माना, तुम ऐसे बटे रहते हो, डिवाइडेड। तुमको अच्छी बातें समझ में नहीं आती, तुमको किसी की बुराई, किसी को नंगा करने में इस देश को इतना मजा आता है। कौन है कोचिंग इंडस्ट्री में जो बेईमानी नहीं का, फर्जी सिलेक्शन सब छापते हैं। एक कोचिंग है आईएएस की, बाजीराम, उसको छोड़कर किसी का रिजल्ट शायद ही आता हो। और जो आईएएस के लड़के होते हैं ना, वो कहीं प्रीलिम्स पढ़े होते हैं, कहीं मेंस पढ़े होते हैं, कहीं इंटरव्यू पढ़े होते हैं। और इंटरव्यू तो एक ऐसा कोर्स है जो वो 10-10 कोचिंगों में किए होते हैं। तो तुम कोचिंग वाले देखो कैसे लिखा होता है, आईजीपी रैंक 1 फलाना कोचिंग, नीचे लिखा होता है आईजीपी। तुम्हें लगता है कोई कोर्स करा है? आईजीपी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। ये जितनी कोचिंग है बड़ी बड़ी हैं, ये क्या करती? अभी सब हमसे नाराज हो जाएंगे कि तुम काहे बोले ये सब बात कैमरा पर। तुम हमारे खिलाफ साजिश करोगे तो इतनी बात तो हमें भी कहनी पड़ेगी। ये जो इंटरव्यू के रिजल्ट आप देखते, आईजीपी का मतलब होता है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। और मैं बता दूं कि जितनी भी कोचिंगें हैं वो 2-3 चीजें देती हैं, उसको मैं मानता हूं। एक आपको शेड्यूल देती हैं, साल भर शेड्यूल में पढ़ाती हैं, डिसिप्लिन देती हैं, दिशा देती हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक से एक अच्छे टीचर हैं। तो ये आपको डिसिप्लिन देती हैं, दिशा देती हैं, प्रैक्टिस करवाती हैं, आपको मोटिवेट रखती हैं। पर कोई कोचिंग ये नहीं कह सकती कि मैंने आईएएस बनाया है।
ना कोई कोचिंग कह सकती है, ना कोई मास्टर कह सकता है। अब वो लड़का अगर किसी को क्रेडिट देता है तो वो उस लड़के की मानता है। एक आदमी को तुम पकड़ लेते हो तो तुम उसके बाद कहते हो पकड़ लिया पकड़ लिया, देखिए कोचिंग की धांधली, ये देखिए कौन है कोचिंग भारत में जो धांधली नहीं करती है, कौन है? ये माया का सारा धंधा ही बेईमानी का धंधा है। ये सारा पैसे का जितना धंधा है वो सब बेईमानी का धंधा है। पैसा और ईमानदारी कभी नहीं। शादी और तुमसे पहले एक ऐड आता था, कभी नहीं। मेलेडी खाओ खुद जान जाओ।